राहुल जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कई बार आपसे बाजार पर बात भी होती है। पिछली बार भी आपने कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स और व्यू दिया था बाजार पर। सबसे बड़ी बात जो इस हफ्ते निकल कर आई है वो वही है जो ट्यूसडे को एक सडन डाउन मूव आई थी नए रिकॉर्ड्स के बाद ब्रॉडर मार्केट्स में। उसके बाद बाजार संभल भी चुके हैं। फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीज पर तो एक्शन चल रहा है, बट ये जो ट्यूसडे को एक बार के लिए बड़ा एक्शन मिड कैप्स में बड़ी फॉल वाला आया, उसके बाद वापस संभल भी रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है? ऑलरेडी एक अच्छी रैली तो हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब क्या आगे का व्यू बनता है ब्रॉडर मार्केट्स के लिए? पहले गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई थिंक जब हम स्टॉक्स को वैल्यू करते हैं दीपांशु, तो दो चीजें होती है। एक तो टाइम होता है और दूसरा वैल्यूएशन होता है। आई थिंक जो आप मिड एंड स्मॉल कैप्स में अभी देख रहे हैं, टाइम होराइजन हमें बढ़ाना पड़ रहा है। तो आई डोंट थिंक कोई भी स्टॉक्स को FY24 पे वैल्यू कर रहा है या FY25 पे भी। आई थिंक कुछ लोग तो FY25 के भी बियॉन्ड चले गए हैं और वैल्यूएशंस काफी हद तक स्ट्रेच हो रहे हैं, क्योंकि जो बाई साइड को, जो म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज को जो इनफ्लोज आ रहे हैं, आई थिंक अगर आप देखेंगे तो वो वही स्टॉक्स खरीद रहे हैं जो उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। तो वो भाव एक्चुअली ऊपर, इट इज कॉन्स्टेंटली क्लाइंबिंग अप। तो एज अ सेल साइड ब्रोकर आपका चैलेंज ये होता है कि आप उसमें टारगेट मल्टीपल क्या डालें। तो आई थिंक अगर ये दोनों चीजें आप देखें तो ऑब्वियसली एक मन में ख्याल आता है कि ये पूरा सेगमेंट जो मार्केट का है काफी हद तक फैली या ओवर वैल्यूड हो चुका है। इसलिए मैं मानता हूं कि अब जब हम निफ्टी को 20,000 के ऊपर देखते हैं, हमें ज्यादा टिल्ट मुझे लगता है यहाँ से लार्ज कैप में होना चाहिए। रिटर्न के जो एक्सपेक्टेशंस हैं मिड और स्मॉल कैप्स में, हमें थोड़े मॉडरेट करने चाहिए। इनफैक्ट मैं यहां तक जाऊंगा कि अगर आपने अच्छा पैसा बना लिया है तो आप प्रॉफिट बुक करके मिड एंड स्मॉल कैप्स में आप लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा आए। क्योंकि अगर हम अपने सेक्टर्स में भी देखें दीपांशु, आई थिंक देयर इज मोर वैल्यूएशन कंफर्ट इन एवरी सेक्टर इन द लार्ज कैप्स एज अपोज टू मिड कैप्स। तो थोड़ा एक फ्रेंजी हो गया था, वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल हो गया था ब्रॉडर मार्केट को। एंड आई थिंक एक तरफ से अच्छा भी होगा कि एक टाइम और प्राइस करेक्शन मार्केट के उस डायरेक्शन में आ जाए। स्मॉल कैप में आप करेक्शन देखते हैं राहुल जी, या फिर कंसोलिडेशन देखते हैं? कैसी मूव आगे रहेगी अब यहाँ पे? देखिए दीपांशु जी, मेजर करेक्शन तो मुझे नहीं लगता। मैं आपको इस बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप डिमोनेटाइजेशन से पहले का समय देख लें, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो साइज होती थी वो करीबन 4.5-5 लाख करोड़ होती थी। आज वो इंडस्ट्री की साइज करीबन 40 लाख करोड़ है। इसमें से अगर आप 20 लाख करोड़ भी इक्विटी पकड़ लें और मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स 5% कैश पे भी बैठे हैं, तो सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 1 लाख करोड़ का कैश होगा। उस पर आप इंश्योरेंस कंपनीज, AIF, PMS, LIC वगैरह को डाल दीजिए, तो कैश सिस्टम में बहुत है दीपांशु। तो आई आई डोंट थिंक ऐसी कोई स्थिति आएगी कि स्टॉक्स आपको 40-50% गिरते दिखेंगे। मुझे लगता है कि वो जमाना, अगर जैसे अगर समझो क्रूड 110 115 चला गया, या ये युद्ध कहीं और चला गया, तो उस उन बैकड्रॉप्स में ऑब्वियसली चीजें बदल सकती हैं। लेकिन आज की डेट पे जो एविडेंस है, मुझे नहीं लगता कि 15-20% से ज्यादा फॉल्स आएंगे। क्योंकि फंड मैनेजर्स के पास, जैसे मैंने कहा, इतना पैसा है कि अगर आपका पसंदीदा स्टॉक 15-20% भी नीचे आ जाता है तो वो अपना कैश डिप्लॉय करने लगते हैं। तो एक टाइम करेक्शन मुझे लगता है ज्यादा आ सकता है एज अपोज टू प्राइस करेक्शन। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पसंदीदा स्टॉक्स 15-20% गिर जाते हैं तो डेफिनेटली आप निवेश कीजिए। लेकिन दीपांशु, एक हम लोग कहते हैं ना, इट्स एज इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन टू सेल अ स्टॉक एज इट इज टू नो व्हेन टू बाय अ स्टॉक। तो आई थिंक ग्रीड ज्यादा टेक ओवर नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं मार्केट में। आई थिंक देर इज इट इज टाइम टू बी रीजनेबली कॉशियस एट दिस पॉइंट। तो आगे और इतने जो शानदार रिटर्न्स हैं शायद वैसे नहीं आए। उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा शिफ्ट करिए, मैनेज करिए, वो बेटर रहेगा। सर, आप कैसे इस शिफ्ट को प्ले कर रहे हैं? जैसे आपने कहा मिड कैप से अब लार्ज कैप की तरफ थोड़ा फोकस बढ़ाने की जरूरत है। आप क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं? तो दीपांशु, मैं उन्हीं सेक्टर्स में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ जहां पे मेरे को अर्निंग्स विजिबिलिटी ज्यादा दिख रही है। और मुझे लगता है कि जो फार्मा में एक तेजी आई है पिछले 6 महीनों में, आई थिंक वो काफी हद तक बरकरार रहेगी। आई थिंक अगर आप जैसे लार्ज कैप्स में सिप्ला या सन देख लें, या मिड कैप्स में अजंता या JB केमिकल्स देख लें, या स्मॉल कैप्स में एरिस लाइफ साइंसेज देख लें, इन कंपनीज में मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ काफी जबरदस्त आ सकती है। सिप्ला और सन में आई थिंक कुछ 15% का आपको अर्निंग स्टैगर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आप मार्केट कैप के नीचे जाते हैं, जैसे मैंने JB और अजंता की बात की, FY23 से 25 के बीच में ये कंपनीज ऐसे हैं जो आपको 300-400 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन देंगे। तो आपकी अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा हो सकती है, 18-20%। और कुछ स्मॉल कैप, जैसे मैंने एरिस की बात की, शायद वहां पे डेल्टा ज्यादा हो सकता है। आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जहां पे लिमिटेड कंपटीशन हो और प्राइसिंग पावर हो कंपनीज के पास। तो आई थिंक एक वो स्पेस है।
दूसरा मैं कहूंगा क्योंकि हम जनरल इलेक्शन से ज्यादा दूर नहीं हैं और मॉनसून्स खत्म होने को आ रहे हैं, हालांकि डेफिशिएंट हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स काफी स्पीड अप होंगे, तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ इस फाइनेंशियल ईयर का सीमेंट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप लार्ज कैप्स में अल्ट्राटेक और अंबुजा के थ्रू प्ले कर सकते हैं, और अगर आप मार्केट कैप के नीचे आए तो आप रैमको या बिरला कॉप के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं। एंड सिलेक्टिवली मुझे लगता है कि कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में भी हम एंट्री कर सकते हैं। Autos, I still think Dipanshu can be an overweight sector for the next 1 year. I think, especially commercial vehicles, Ashok Leyland looks very interesting to me even at this price. तो ऐसा नहीं है क्योंकि मार्केट 20,000 पे है, आइडियाज नहीं है। आइडियाज हैं, आपको ढूंढने हैं जहां पे आपको लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ हो, और उनको मैरी कीजिए वैल्यूएशंस के साथ। अगर ये आपको रीजनेबल कॉकटेल मिल गया तो आप इस भाव पे, इस लेवल पे भी निवेश कर सकते हैं। और बड़ा पॉजिटिव व्यू आ रहा है फार्मा पर, राहुल जी का। सीमेंट पर भी आपको याद होगा कल सुबह अनिल जी भी जब बात कर रहे थे तो दो तीन में से दो सेक्टर्स तो यहाँ पर ओवरलैप भी हो रहे हैं, सीमेंट और फार्मा। अनिल जी भी आपके लिए बात कर रहे थे और राहुल जी की तरफ से भी कन्विक्शन आ रहा है। सर, फेस्टिव सीजन भी शुरू हो चुका है और ऑटो की तो आपने बात करी। इस बार एस्टिमेट भी लगाया जा रहा है कि डीलर्स ऑलरेडी अच्छी खासी इन्वेंट्री लेकर बैठे हैं और ऑटो कंपनीज रिकॉर्ड सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में। क्या ये सही अनुमान है? और फिर बाकी कंजम्पशन के हिसाब से भी फेस्टिव सीजन सेल्स कैसी रह सकती है सर? दीपांशु, आई थिंक जब हम ऑटो की बात करते हैं इतने सारे सब सेगमेंट्स हो जाते हैं ना, कि पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स में भी इतने सब सेगमेंट्स आ गए हैं, प्रीमियम, मास वगैरह। तो मुझे लगता है कि इट शुड ओवरऑल बी अ गुड फेस्टिव सीजन फॉर ऑटो। शायद लास्ट दिवाली के मुकाबले हो सकता है कि वो नंबर्स ना आए, क्योंकि लास्ट ईयर वी हैड अ वेरी गुड मॉनसून। इस साल जो अगस्त था, ऑलमोस्ट दे वर सेइंग दैट इट्स वन ऑफ द ड्राइएस्ट मॉनसून्स ऑन रिकॉर्ड। बट मुझे लगता है एज एन एग्रीगेट रूरल शुड होल्ड अप। मैं कॉन्ट्रा व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूं इसमें दीपांशु के, क्योंकि हीरो ने हार्ली के साथ और बाकी कंपेटिटर्स ने भी, टीवीएस, बजाज वगैरह ने बात की है कि टू टेक ऑन आइशर मोटर्स इन देयर सेगमेंट। थोड़ा मार्केट शेयर लूज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट शेयर वही लूज करता है जिसके पास मार्केट शेयर है। एंड समटाइम्स कंपटीशन इज गुड टू ग्रो द कैटेगरी। एज अ कॉन्ट्रा मैं आइशर मोटर्स की तरफ देखना पसंद करूंगा, क्योंकि रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, अर्निंग्स प्रोजेक्शंस भी अच्छे हैं, और वैल्यूएशंस ये अनाउंसमेंट्स के बाद काफी रीजनेबल हो गए हैं। आई थिंक महिंद्रा अभी भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑब्वियसली स्टॉक काफी हद तक चढ़ चुका है, लेलिन की मैंने बात की। एक स्पेस दीपांशु जो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको 20-25% यहाँ से भी दे सकता है, वो है मारुति। कैपेक्स भी हो रहा है, ईवी की थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है, बट जिस तरह से उनका मिड सेगमेंट ग्रोथ हो रहा है, आप मास को निकाल दीजिए एकदम बॉटम ऑफ द पिरामिड, एल्टो वगैरह, लेकिन आप सियाज, ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर की अगर आप देखें सेल्स, वो सेगमेंट काफी हद तक अच्छा कर रहा है, तो एक प्रीमियमाइजेशन भी वहां पे आ रही है। तो आई थिंक मारुति, लेलैंड, एमएनएम, आइशर वुड स्टिल बी गुड। अगर आपको थोड़ा और मास मार्केट में जाना है, और एंड इफ यू वांट टू लुक एट द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, तो एक पॉइंट आप हीरो पे भी कर सकते हैं। ओके, तो हीरो पर भी रखिए नज़र, मारुति, एमएनएम यहाँ पर भी रखिए नज़र, आइशर भी आपके लिए एक बढ़िया मौका बन रहा है। अच्छा सर, पीवीआर आइनॉक्स पर आपकी एक राय लेनी थी, क्योंकि रीसेंट रन ऑफ रिलीजेस शानदार रही हैं। गदर को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, जवान को अच्छा रिस्पांस मिला, जेलर ने अच्छा किया है। एक तो इस बॉलीवुड बैक अगर आप मल्टीप्लेक्स के व्यू से पूछें, और फिर जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर होता है यूजुअली यहाँ पर भी इन्वेंट्री अच्छी रहती है मूवीज़ की, तो क्या आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी? तो दीपांशु, मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने ये स्पेस के लिए थोड़ा टफ रहेगा। जैसे आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया, 1200 रुपए का स्टॉक था, ऑलमोस्ट 1700-1800 का स्टॉक हो चुका है, तो काफी अच्छी एक रैली ऑलरेडी आ चुकी है पीवीआर में। और ये आई थिंक पठान से शुरू हुई थी, फिर बारबी, ओपेनहाइमर, और फिर कुछ फिल्मों का जिनका आपने जिक्र किया। इसमें दो चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दीपांशु। एक ये है कि अ, तीनों जो बोलते हैं ना स्तंभ, बॉलीवुड, हॉलीवुड और रीजनल सिनेमा, ये तीनों अच्छे कर रहे थे अब तक। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम कंटेंट का पाइपलाइन देखें, रीजनल इतना आउटलुक स्ट्रांग नहीं लग रहा। दूसरा, हॉलीवुड में अभी भी स्ट्राइक चल रही है, और ये स्ट्राइक कब खत्म होगी पता नहीं। ये स्ट्राइक को होते हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। तो अगर ये स्ट्राइक जल्दी खत्म नहीं हुई तो रिलीजेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है।
और तीसरा क्योंकि आई थिंक एक महीना भी नहीं रह गया क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, आई थिंक कुछ 3-4 हफ्ते रह गए हैं, तो आई थिंक मिड टू लेट नवंबर तक आई डोंट थिंक कोई बड़ी टिकट बॉलीवुड मूवी भी आएगी। आई थिंक अगली जो बिग टिकट बॉलीवुड मूवी आ रही है वो शाहरुख खान की है, जो आई थिंक राजकुमार हिरानी की है, जो दिसंबर में आ रही है। तो आई थिंक जो टिपिकली दीपांशु आपका जो Q3 होता है ना, जो फेस्टिव क्वार्टर होता है, वो आई थिंक इस बार Q2 में आ गया, एंड आई थिंक ये जो Q2 के रिजल्ट्स आएंगे, दिस माइट बी वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर पीवीआर आइनॉक्स इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है कि इसमें काफी हद तक एक टाइम करेक्शन आ सकता है अभी। जैसे ही कंटेंट रिवाइव होगा, आई वुड से इट्स नॉट अ बैड स्टॉक टू री एंटर। लेकिन अगर आप आज 1700-1800 के भाव पे खरीद रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 3-4 महीने में आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जो मैं रेड फ्लैग्स नहीं करूंगा, लेकिन एक थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स हैं। ये ऑब्वियसली इवेंचुअली रिजॉल्व हो जाएंगे और फिर हम इसमें दोबारा री एंटर कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर ये स्टॉक आपको 1500-1600 के आसपास मिले, यू कैन डेफिनेटली लुक एट री एंटरिंग दिस। अंडरस्टूड सर, तो थोड़ा कंसोलिडेट करेक्ट होने दीजिए, बट आगे जाकर री एंट्री के भी मौके ये देगा। अच्छा, आगे मार्केट पर क्या आउटलुक है सर? आपने एक तो कहा लार्ज कैप कैचअप अब आने वाला है, दूसरा अगले हफ्ते फेड की पॉलिसी, हालांकि नो वन एक्सपेक्ट्स अ रेट हाइक, बट शायद आगे फिर से रेट हाइक्स हो सकते हैं। रिसेंट डेटा भी काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा है, तो क्या आउटलुक बन रहा है सर आपका आगे मार्केट को लेकर? देखिए दीपांशु, आई डोंट थिंक जब हम दिवाली में लास्ट ईयर थे, आई थिंक किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि हम दिवाली के इतने करीब होंगे और इन्फ्लेशन की चर्चा अभी भी इस इन जोरों शोरों से होगी। आई थिंक दो तीन चीजें हैं दैट हैव कॉट द वर्ल्ड बाय सरप्राइज। एक तो ये इन्फ्लेशन की चर्चा, क्योंकि अब तक ये रिवर्स हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। दूसरा यूएस का रिसेशन, जो अब तक आ जाना चाहिए था, वी शुड हैव बीन इन द मिडल ऑफ इट, लेकिन अब तक आया नहीं है। और तीसरी बात यह है कि उसके लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6% पे स्लो डाउन होगी, वो भी नहीं हुई है। तो लेकिन आई थिंक वी इज ऑलवेज गुड टू बी कॉशियस, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर एट ऑल टाइम हाइज। क्योंकि देखिए, जिस तरह से ये रेट इंक्रीजेस हुए हैं, कहीं ना कहीं जाके इसका इम्पैक्ट शो अप होगा, चाहे वो रिटेल में हो, कॉर्पोरेट में हो, कहीं ना कहीं जाके होगा। आई एम नॉट सेइंग कि ग्लोबल रिसेशन आएगा, बट डेफिनेटली आई थिंक कहीं ना कहीं जाके एक स्लो डाउन जरूर आएगा। थोड़ा डिले हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये आंकड़े थोड़ा आगे जाके कॉशियस हो जाए। तो इस बेसिस पे मैं कहूंगा कि अगर आप पोर्टफोलियो अगर आज की डेट में बना रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू लुक एट एलोकेटिंग अ लिटिल बिट टू फिक्स इनकम एज वेल। क्योंकि अगर आप मुझे कहें कि ये जो 20,000 का निफ्टी है, अगले एक साल में यूल बी एट 30,000 और देयर अबाउट्स, आई डोंट थिंक वैसी कोई स्थिति होने वाली है। आई थिंक अगला एक साल चैलेंजिंग होगा। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, ये देखना जरूरी होगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसी होती है, फिस्कल डेफिसिट कैसा होता है। और जैसे हमने कुछ देर पहले चर्चा की दीपांशु, मॉनसून थोड़े पैची रहे हैं, तो इसका आरबीआई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं जो मूविंग पार्ट्स हैं, जो आज की डेट में ना आपके पास जवाब है, ना मेरे पास जवाब है, लेकिन हमें पता है कि इन चीजों पे नजर रखनी है। तो आई थिंक थोड़ा अगर हम इस मौके पे फिक्स्ड इनकम या गोल्ड में थोड़ा अगर ज्यादा पैसा डालें, इट मे नॉट बी अ बैड आइडिया। आई वुड स्टिल से बी ऑलमोस्ट 50-60% इन्वेस्टेड इन इक्विटी। डोंट गो एज हाई एज 80-90% राइट नाउ। उसका भी वक्त आएगा, लेकिन अभी एज अपोज टू स्टॉक एंड सेक्टर एलोकेशन, हमें थोड़ा अपना एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो एलोकेशन पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ा अपना पोजीशनिंग बदल लिए बाजार में, थोड़ा मुनाफा बुकिंग करिए अगर मिड कैप स्मॉल कैप्स में आपके अच्छे गेंस हुए हैं, और थोड़ा एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी भी बदल सकते हैं। ये है राहुल की एडवाइस। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल अरोड़ा साहब, आज सुबह अपना वक्त देने के लिए और बाजार पर व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू दीपांशु।